हेलो एवरीबॉडी। सॉरी। मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। सॉरी। आज हम मुग़ल साम्राज्य के डिसइंटीग्रेशन के विषय में चर्चा करेंगे। मुग़ल साम्राज्य, आप जानते हैं, हमने अध्ययन किया मुग़ल साम्राज्य का, जिसकी स्थापना का श्रेय मुग़ल बादशाह बाबर को है। और अकबर के काल में ये मुग़ल साम्राज्य अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचा और जहांगीर के समय में जहांगीर ने इस मुग़ल साम्राज्य को वैभवपूर्ण बनाया। और आप जानते हैं कि शाहजहाँ ने इस मुग़ल साम्राज्य को ईश्वरता प्रदान की। वही मुग़ल साम्राज्य जो करीब 2 शताब्दियों तक अपने समय की अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय बना हुआ था, क्योंकि जिस मुग़ल साम्राज्य के पास समकालीन विश्व के साम्राज्यों की अपेक्षा एक विस्तृत प्रदेश था, एक विशाल सेना थी और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां भी चकाचौंध करने वाली थी, वही मुग़ल साम्राज्य है वो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने अवनति की ओर, पतन की ओर अग्रसर होता है। और औरंगज़ेब के शासनकाल तो मुग़ल साम्राज्य का सांध्यकाल ही था। औरंगज़ेब के शासनकाल में उसकी नीतियों के कारण से मुग़ल साम्राज्य को अनेक व्याधियों ने घेर लिया था। लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु के समय मुग़ल राजकोष के अंदर करीब 13 करोड़ रुपए थे। लेकिन यदि मुग़ल साम्राज्य की स्थिति इतनी दयनीय भी नहीं थी, क्योंकि अभी भी जब औरंगज़ेब की 1707 में मृत्यु हुई, उसके समय में अभी भी लोगों के अंदर मुग़ल साम्राज्य के प्रति एक प्रतिष्ठा थी। और मुग़ल साम्राज्य की जो प्रशासन है और मुग़ल साम्राज्य की जो सेना है वो भी मुग़ल प्रशासन वो भी कुशल, मतलब एक तरह से जो मुग़ल प्रशासन था वो कुशल था और मुग़ल फ़ौज भी ताकतवर थी और मुग़ल राजवंश के प्रति जो लोगों की में इज्जत भी बरकरार थी। लेकिन यदि मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी यदि योग्य होते तो ऐसी स्थिति में मुग़ल साम्राज्य के पतन को है वो रोका जा सकता था। तो मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी माना जा सकता है, जिसमें औरंगज़ेब की नीतियाँ भी उत्तरदायी थी। औरंगज़ेब के पूर्व के शासकों की नीतियाँ, औरंगज़ेब की नीतियाँ और उसके बाद के शासकों की नीतियाँ हैं वो उसके लिए उत्तरदायी मानी जा सकती है। लेकिन मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए जो उत्तर मुग़लकालीन शासक हैं उनको है वो काफ़ी हद तक है वो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 3 मार्च 1707 को अंतिम मुग़ल बादशाह, जो शक्तिशाली बादशाह था, उसकी दौलताबाद के अंदर दक्षिण के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसके 3 जीवित पुत्र थे, मोजम, आजम और कामबख्श। जो आजम दक्षिण के अंदर था, कामबख्श बीजापुर में था और मोजम है दिल्ली में था। तो ऐसी स्थिति में मोजम और आजम के बीच के अंदर 18 जून 1707 को जजाऊ का युद्ध होता है और उसमें मोजम है वो आजम को पराजित कर बहादुर शाह के नाम पर है वो शासक बनता है। और इसका दूसरा जो प्रतिद्वंदी था भाई था कामबख्श, जो उस समय बीजापुर में था। तो 13 जनवरी 1709 को हैदराबाद के निकट है वो मोजम है या बहादुर शाह है वो कामबख्श को भी पराजित कर देता है। इस प्रकार अपने दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारने के पश्चात वो बहादुर शाह है, मोजम है वो बहादुर शाह है वो शासक बनता है। हालांकि बहादुर शाह को, जैसे कि मैंने बताया कि बहादुर शाह को विरासत के अंदर है वो जो साम्राज्य मिला वो उसका प्रशासन काफ़ी कुशल था और फौज भी ताकतवर थी। लेकिन बहादुर शाह ने शासक बनने के पश्चात जो नीतियाँ अपनाई उसके कारण वह मुग़ल साम्राज्य के पतन को है वो नहीं रोक सका। और बहादुर शाह के विषय में हम कह सकते हैं कि उसने मेल मिलाप की नीति को महत्व दिया। उसने एक तरह से मेल मिलाप की नीति है
उसका प्रयोग किया। यद्यपि बहादुर शाह है वो मुग़ल शासकों उत्तरकालीन मुग़ल शासकों के अंदर प्रथम और अंतिम शासक था जिसने वास्तविक प्रभुसत्ता का उपयोग किया और उसने सहिष्णुता का रुख भी अपनाया, समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। जहाँ तक राजपूतों के साथ प्रश्न है, उसने आमेर और मारवाड़ के जो शासक हैं उन पर ज़्यादा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब उन्होंने विरोध किया तो ऐसी स्थिति में समझौता की नीति अपनाई। और मराठों के साथ भी उन्होंने ऊपरी तौर पर मेल मिलाप की नीति अपनाई। उन्हें दक्कन के अंदर स्वदेशमुखी का अधिकार तो दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। और साहू है उसको विधिवत राजा नहीं माना। और साहू को एक तरह से क्या है कि इस बहादुर शाह के शासनकाल के अंदर क्या है कि साहू को है वो मुक्त कर दिया जाता है, जिससे कि ताराबाई के साथ उसका संघर्ष हो और उससे मुग़ल साम्राज्य को फ़ायदा मिले। सिखों के साथ भी उसने कोई उसकी नीति है वो गुरु गोविंद सिंह के साथ तो मेल मिलाप की थी, लेकिन उसका उत्तराधिकारी बंदा बहादुर के प्रति है उसने कड़ा रुख अपनाया। बुंदेला छत्रसाल और जाट चूड़ामन के साथ उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। तो इसने प्रशासन के अंदर अंधाधुंध जागीरें हैं और पदोन्नति दी, जिससे कि बहादुर शाह के समय में है वो मुग़ल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो गई। और जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब के समय शाही खजाने में 13 करोड़ रुपए शेष थे और बहादुर शाह के शासनकाल में आते आते वो पैसे ख़त्म हो गए। तो कहने का तात्पर्य कि इसकी जो नीति है वो राजपूतों, मराठों, सिखों आदि के साथ अस्थिर थी, कोई निश्चित नीति है वो नहीं थी। और अंधाधुंध जागीर और पदोन्नति देने के कारण से हैं इसकी एक तरह से प्रशासन पे विशेष ध्यान नहीं देने के कारण से इसको साख बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। और लेट उम्र के अंदर 65 साल की उम्र में बना, इसलिए उसमें इतनी क्षमता भी नहीं थी कि वो जो शासन को संभाल सके। तो बहादुर शाह के कारण बहादुर शाह है उसने जो विरासत के अंदर जो साम्राज्य मिला उसमें कोई उसके शासनकाल में है वो ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। आर्थिक व्यवस्था है वो बद से बदतर होती चली गई। बहादुर शाह के बाद में जहादार शाह है वो शासक बनता है, जिसको लंपट मूर्ख है वो भी कहा जाता है। और वो एक प्रसिद्ध सामंत जुल्फ़िकार का की मदद से है वो शासक बनता है। और इसलिए बहादुर शाह जुल्फ़िकार का को है वो वजीर बना देता है। और आमेर के राजा जो मिर्ज़ा रज़ा जयसिंह है उसको सवाई की उपाधि वो प्रदान करता है। और जो मारवाड़ का अजीत सिंह है उसको एक प्रकार से महाराजा की उपाधि है वो प्रदान करता है। और चूड़ामन जो है छत्रसाल और बंदा बहादुर है के प्रति चूड़ामन के साथ मेल मिलाप की नीति जारी रखता है, लेकिन बंदा बहादुर के प्रति दमन की नीति है वो जारी रखता है। और इसके शासनकाल के अंदर इजारा पड़ता है वो प्रारंभ हो जाती है, जो कि एक तरह से अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायी था। ये एक लाल कंवर नामक जो नर्तकी थी उसके प्रेम प्रसंग के कारण से चर्चित रहा और अपना समय है वो ज़्यादातर इसी के अंदर गुजारता था। इसके विषय में कहा जाता था कि ये मुग़ल वंश का प्रथम अयोग्य शासक था जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। दे लुक्ड ऑन ब्यूटी एंड टर्न अवे फ्रॉम ड्यूटी, इसके विषय में ये कथा ये शब्द है, ये कोटेशन प्रचलित था। इसने तो इस तरह से क्या है कि जहादार शाह के समय में जुल्फ़िकार का प्रभाव भी काफ़ी बढ़ गया था, जिससे अमीरों में गुटबाजी हो गई थी। इसके पश्चात है वो फ़र्रुखसियर वो शासक बनता है। जहादार शाह के बाद में तीसरा मुग़ल शासक है वो फ़र्रुखसियर बनता है। तो फ़र्रुखसियर है वो शहीद बंधुओं की मदद से है वो शासक बनता है, इसलिए फ़र्रुखसियर है वो हुसैन जो शहीद बंधुओं के अंदर जो हुसैन अली है उसको मीर बख्शी और अब्दुल्ला खां को वजीर बना देता है। फ़र्रुखसियर एक कायर था, क्रूर था, अविश्वसनीय था, बेईमान था। और इसके समय में वो शहीद बंधु और फ़र्रुखसियर के समय लंबा संघर्ष चलता है और लंबा संघर्ष चलता है। इसको एक घृणित जो कायर है उसकी संज्ञा भी दी जाती है और ये शहीद बंधुओं की मदद से शासक बना। इसके पश्चात शहीद बंधुओं की मदद से दो पपेटकंग बनते हैं, रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला, जो कुछ महीनों के लिए शासन करते हैं और क्षय रोग के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद शहीद बंधुओं की मदद से ही है वो मोहम्मद शाह है, जिसको रोशन अख्तर भी कहा जाता है, जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। वो 1719 से 1748 के बीच में शासन करता है। वो शहीद बंधुओं की मदद से शासक बनता है और इसलिए इसके शासनकाल में भी शासन की समस्त सत्ता है वो शहीद बंधुओं के हाथ में केंद्रित रही। और मोहम्मद शाह के समय के अंदर है वो जो निज़ामुल मुल्क इसका जो वजीर था वो मोहम्मद शाह की नीतियों से है वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है। इसलिए मोहम्मद शाह के शासनकाल के अंदर वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में करता है, वजीर पद को छोड़ देता है
और इसी 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 से है वो मोहम्मद शाह द्वारा निज़ामुल मुल्क द्वारा है वो हैदराबाद से स्वतंत्र राज्य की स्थापना के साथ मुग़ल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव है वो शुरू हो जाता है। और इसके समय इसी बहादुर शाह के समय फिर बंगाल के अंदर मुर्शिद कुली खां, अवध में सादत खां, ऐसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय है वो प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि निज़ामुल मुल्क एक अच्छा वजीर था और वह हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है, तो दूसरे जो सामंत है उनको भी इससे प्रेरणा मिलती है। और बहादुर शाह इस मोहम्मद शाह के शासनकाल के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना वो घटित होती है कि इसमें ईरान के बादशाह है वो नादिर शाह है, वो दिल्ली पर आक्रमण करता है, जिसको करनाल का युद्ध कहा जाता है। करनाल का युद्ध कहा जाता है जो 13 फरवरी 1739 को हुआ। और इस युद्ध के अंदर एक तरह से जो नादिर शाह है वो मोहम्मद शाह को बंदी बना लेता है और 70 करोड़ रुपए का माल लूटता है। और इतना माल लूटता है कि वो अपने तीन साल तक अपने राज्य के अंदर कोई कर नहीं लगाता है। और इसके साथ साथ वो कोहिनूर, हीरा और सांझा का तख्ते ताउस भी ले जाता है। तो इसके और सिंध का जो प्रांत है वो उसके अधिकार में आ जाता है। तो इस तरह से उत्तरी पश्चिमी सीमा है वो एक तरह से असुरक्षित हो जाती है। तो नादिर शाह का जो आक्रमण है उसके कारण से है मुग़ल सत्ता की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। अफ़गानिस्तान है वो नादिर शाह को मिल जाता है और भारत की एकता का जो अभाव है विदेशियों के सामने परिलक्षित हो जाता है और एक बार भारत में विदेशियों के आक्रमण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो इस प्रकार मोहम्मद शाह के शासनकाल में जो ईरान के शासक जो नादिर शाह का जो आक्रमण है उसने मुग़ल साम्राज्य की डिसइंटीग्रेशन की प्रक्रिया उसको बढ़ा दिया। और इसके पश्चात है जो क्या करना चाहिए, जो नादिर शाह जो मोहम्मद शाह है उस मोहम्मद शाह के पश्चात है मोहम्मद शाह के शासनकाल मोहम्मद शाह के पश्चात है वो एक प्रकार से है वो जो तो जो मोहम्मद शाह है उस मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य का जो डिसइंटीग्रेशन है वो तेज़ी से है वो प्रारंभ होता है। और इसके पश्चात है वो अहमद शाह है वो मुग़ल बादशाह बनता है जो 1748 से 1754 के बीच के अंदर है वो शासन करता है। और तो इसमें क्योंकि मोहम्मद शाह का ये एकमात्र उत्तराधिकारी था, ये बिल्कुल निर्बल था, निकम्मा शासक था और विलासी और दुराचारी था। इसके समय में साम्राज्य की वास्तविक बागडोर है वो एक जावेद खां हिजड़े के पास थी और इसलिए दरबार के अन्य जो अमीर थे उससे ईर्ष्या करने लग गए थे। और इसके समय में अहमद शाह अब्दाली है वो भी भारत पर जिसका अफ़गानिस्तान का जो शासक अहमद शाह अब्दाली है जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, एक महत्वपूर्ण सेनापति भी था, वो अफ़गानिस्तान का शासक बन जाता है। और वो अहमद शाह के शासनकाल के अंदर है वो भारत पर आक्रमण करता है 1748 में लाहौर, फिर आपको पंजाब पे और इसके आक्रमण है वो होते हैं। इसके पश्चात है वो आलमगीर द्वितीय है वो शासक बनता है जो कि 1754 से 1759 के बीच में होता है। 55 वर्ष की अवस्था में गद्दी में बढ़ता है। इसके समय में इमादुल मुल्क है इसका वजीर था और इसके हाथों में वो एक कठपुतली बना हुआ था और इमादुल मुल्क है वो आलमगीर सेकंड की हत्या कर देता है। जब इमादुल मुल्क है वो इसकी जब हत्या कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसका उत्तराधिकारी शाह आलम सेकंड है वो शासक बनता है 1759 से 1806 में। वो इतना इमादुल मुल्क से इतना भयभीत था कि वो अपना राज्याभिषेक है वो पटना में कराता, उस समय पटना में था और दिल्ली कई समय तक वो दिल्ली आता ही नहीं है, इतना वो भयभीत था। पटना में अपना राज्याभिषेक करवाता है और शासक बनने के बाद 11 वर्ष तक वो दिल्ली नहीं आया और 11 वर्ष के बाद 11 वर्ष तक बंगाल बिहार में भटकता रहा। इसके समय के अंदर एक तो क्या है कि बक्सर का युद्ध होता है 1764 के अंदर है और जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सुजौदौला अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा और पानीपत और जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें उसके पश्चात जो इलाहाबाद की संधि हुई उसके इलाहाबाद की संधि के द्वारा शाह आलम सेकंड को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी गई और 1772 तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन बना रहा। 1772 के अंदर है शाह आलम सेकंड है वो मराठों के प्रभाव में आ जाता है और 1772 में मराठा सिंधिया के संरक्षण के अंदर दिल्ली आया और सिंधिया ने दिल्ली को गद्दी पर बिठाने में शाह आलम की मदद की। लेकिन 1803 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और तब वह अंग्रेज़ों का पुनः पेंशन बन गया और 1806 तक वह अंग्रेज़ों का पेंशन पाता रहा। 1806 में दुखी अवस्था के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो 1806 के अंदर है वो इसमें एक तो पानीपत का तृतीय जो बक्सर का युद्ध होता है, और इसके समय में पानीपत का तृतीय युद्ध भी 14 जनवरी 1761 को होता है, जिसमें जो बालाजी बाजीराव है उसके समय के अंदर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, और इसमें जो अहमद शाह अब्दाली है वो मराठों को वो पराजित कर देता है। तो इस प्रकार क्या है कि इसके समय में पानीपत और जो बक्सर का युद्ध है वो होता है, जिसमें अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित होती है, और यहाँ अहमद शाह अब्दाली है वो काफ़ी नुकसान है वो पहुँचाता है। इसके पश्चात है वो अकबर द्वितीय शासक बनता है 1806 के अंदर सालम सेकंड की मृत्यु होने के बाद, और ये भी एक नामात्र का शासक था, और ये इसने कंपनी की पेंशन भुगता रहा, और इसने 31 वर्ष तक शासन किया, लेकिन साम्राज्य केवल दिल्ली से लाल किले तक ही सीमित था, और 1837 में इस लोक से वो चला जाता है अकबर द्वितीय। और उसके पश्चात है अकबर द्वितीय का एक कार्य और था कि इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। इसके पश्चात जो अंतिम मुग़ल बादशाह है वो बहादुर शाह जफ़र होता है, जो 1837 से 1862 तक है वो शासन करता है। अकबर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात ये शासक बनता है, और ये मुग़ल वंश का अंतिम शासक था, और 1857 की क्रांति के समय ये क्रांतिकारियों का नेता भी था। और लेकिन 1857 की क्रांति जब असफल हो गई तो अंग्रेज़ों ने इसे बंदी बना करके रंगून भेज दिया, और रंगून के अंदर ही बंदी जीवन व्यतीत करते हुए 1862 के अंदर है वो इस लोक से है वो चल बसता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो उत्तर मुगलकालीन जो 11 शासक बने, उन 11 शासकों की अदूरदर्शिता और विलासितापूर्ण जो जीवन है उसके कारण से अंग्रेज़ों को अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने के अंदर मदद मिली। और क्योंकि अब अंग्रेज़ है एक तरह से क्या है कि अंग्रेज़ों ने शताब्दियों से पुराने जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचा है उसको बदल दिया, और अपने औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक नई व्यवस्था है वो स्थापित की, जो एक प्रकार से है वो भारत के लिए है वो नुकसानदायक साबित हुई। तो इस प्रकार उत्तर मुगलकालीन शासक हैं वो मुग़ल साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण थे, और मुग़ल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का क्या उत्तरदायित्व था, इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।